कहो अब तक और मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा यूसुफ। हम हर वक्त मसाइल की बात करते हैं, परेशानियों की बात करते हैं। ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं जिनका हल मुश्किल भी होता है, लेकिन ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिनका हल आसान भी होता है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी एहतियात को मलहूज़े खातिर रखें तो वो मसाइल हल हो जाते हैं। हम ऐसे लोगों की भी बात करते हैं जो कि मसाइल का बायस बनते हैं, जिनकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग भी मौजूद हैं जो हमारे मसाइल को हल करते हैं और उसमें बाज़ औक़ात अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हमारी ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को भी आपके सामने लेकर आया जाए, आप लोगों में भी अवेयरनेस पैदा की जाए कि वो लोग इतनी दिलजमई से काम करते हैं, अगर उनका थोड़ा साथ दे दिया जाए तो उनका काम शायद बहुत आसान हो जाए। और बाज़ औक़ात सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से मसला हल नहीं होता, उन लोगों के मसाइल जानने से भी मसले हल हो जाते हैं। हम बात करें फायर फाइटर्स की, कहीं पर आग लगती है, फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचता, बहुत बुरा भला कहा जाता है उनको, लेकिन क्या वजूहात होती हैं उनकी देर के पीछे, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं किस तरह से वो काम करते हैं, क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, क्या सहूलियात उनको मुयस्सर होनी चाहिए जो कि नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे, उन तमाम टीम मेंबरान से आपको मिलवाएंगे, उनके मुश्किलात जानने की कोशिश करेंगे और उनके जो रिस्पॉन्स करने का टाइम है और जिस तरह से जो तरीक़ेकार वो इख्तियार करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आ जाइए। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, बच्चों के लिए एक लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि आम जो सिविलियन है उनको ये पता हो कि जब खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लग जाए तो उस पर क्विक रिस्पांस किस तरह से किया जाता है और ख़ास तौर पे खुद क्या एहतियाती तदाबीर ली जाती हैं। और बहुत तक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हम भी ये जो पाकिस्तान एमरजेंसी रिस्पांस लर्निंग प्रोग्राम के तहत इस वक्त एक वर्कशॉप कराई जा रही है, उसका हिस्सा बने हैं ताकि एटलीस्ट हम लोगों को भी मालूम हो कि अपनी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए इससे पहले कि फायर ब्रिगेड हमारे तक पहुँचे, हम अपने आप को महफूज बना सकें। आई एम द फायर ऑफिसर मलिर फायर स्टेशन। मलिर फायर स्टेशन जिसका नाम है मोहम्मद शफीक शहीद फायर स्टेशन। आग 3 चीज़ों का मजमुआ है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है फ्यूल। लगने वाली आग की बात करें, बड़े बड़े सानियात भी पेश आए, अल्लाह ना करे कि वो वाक़या फिर से कभी पेश आए। आप लोग भी नहीं भूले होंगे, हम तो बिल्कुल नहीं भूल पाए। मीडिया की जितनी टीम्स कवरेज के लिए गई थी, बल्दिया टाउन में क़यामत सुगरा का मंजर था। आप यकीन मानिए जो मनाजिर हम लोगों ने देखे वो बयान से बाहर हैं। एहसास और जज्बात कहाँ तक थे, कितना दुख था और कितने सैकड़ों ख़ानदान थे जो कि गमज़दा हैं अभी तक, जिनके प्यारे, जिनके चेहरे भी वो नहीं देख पाए। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाई, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं करते। लोग ये बेहतर बता सकते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। आग अगर खुदा न खास्ता लग जाए घर में, दफ्तर में या किसी फैक्ट्री में, उस पर काबू कैसे पाया जाए इससे पहले कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँचे। जी, अमूमन घरों के अंदर जो वाक़यात होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग वायर का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसकी हमें नहीं पता होता है कि किस क्वालिटी का ये वायर है और कितना लोड बेयर कर सकता है। हम तो सिर्फ उस पर लोड डालने से मकसद रखते हैं, हमें नहीं अंदाज़ा होता है कि ये लोड बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। हम सस्ता देखते हैं, कम कीमत हो और काम चल जाए हमारा। उसकी बिना पर क्या होता है कि जब हम उस पर लोड ज़्यादा डालते हैं तो वो हीटअप होता है और फिर फायर का सबब बनता है। हमें चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स होते हैं, जो बल्ब के होल्डर्स होते हैं, उन तमाम जगहों पर कोई चीज़ ना रखी जाए, कोई ऐसा जलने वाला मादा जिसको हम कहते हैं टेबल हो गए, कुर्सियाँ हो गई, पर्दे हो गए, कतन उससे कवर ना किया जाए। सेकेंड ये है कि रही बात फैक्ट्रियों की, इंडस्ट्रीज़ की, देखें जिस फैक्ट्री का आप बात कर रहे हैं, जिस साने की आप बात कर रहे हैं, वो वाकई हमारे लिए भी बड़ा गमज़दा और अफसोसनाक वाक़या था कि उसमें 200-250 लोगों की जान चली गई। लेकिन उसमें कतन कसूर फायर ब्रिगेड का नहीं था। कुछ लोग, कुछ मीडिया के भाई हमारे जो फायर ब्रिगेड पे हर चीज़ फायर ब्रिगेड पे लाद देते हैं। उस आग की मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी डिटेल्स हमारे पास है
कि वो फैक्ट्री में आग लगी है। 6:37 पे पहली कॉल आई है और वो भी पहुंची है लियारी फायर स्टेशन को। आग लगी है साइड फायर स्टेशन में। आग की इत्तला जा रही है लियारी फायर स्टेशन में। लियारी फायर स्टेशन से डाइवर्ट करी गई फौरी तौर पे आग की इत्तला को साइड फायर स्टेशन पे। जब साइड फायर स्टेशन को आग की इत्तला मिली तो साइड से अमूमन एक गाड़ी निकली है जो तरीक़ेकार है हमारा कि पहली गाड़ी जाती है और वो देखती है कि आग आया छोटी है, मेजर नहीं है, स्मॉल है। वो डिसाइड करती है कि क्या एक गाड़ी से बुझ जाएगी तो वो एक गाड़ी आग को बुझाती है। अगर 2 गाड़ियों की ज़रूरत हो तो फिर वो मदद के लिए पुकारती है और अगर बहुत बड़ी मेजर कोई फायर होती है तो फिर वो पूरे शहर को कॉल करती है। ये 2 लोग आपके सामने मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इनको याद नहीं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे इवेंट्स जहाँ पर आग लग गई थी वहाँ से जाके लोगों को बचाया। इनको याद नहीं कि इनके कितने साथी थे जो उसमें ज़ख्मी हुए, जिन्होंने अपना इलाज अपनी मदद आपके तहत कराया या इन लोगों ने थोड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। 2 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली हुई, 5 महीने हो गए इनको अलाउंसेस नहीं मिले हुए। सिर्फ एक जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं। वो जज्बा भी कब तक जवान रहेगा? जब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आखिर इंसान है, दिल हार बैठता है। तो गवर्नमेंट को भी ये ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोग जो अपनी जानों को हथेली पर रखकर दूसरों की जानें बचा रहे हैं, एक हसास काम कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। इस वक्त यहाँ पर इन लोग की अटेंडेंस की जा रही है। ये किस तरह से होते हैं हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। होशियार, आसान बाश, होशियार, आसान बाश। फायर फाइटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि इनके पुरसाने हाल कोई नहीं है, सारी इमारत हमने आपको दिखाई, कोई सहूलियात नहीं है, कोई सेफ्टी के लिए ऐसे इनके पास लिबास मौजूद नहीं है। फायर रेजिस्टेंस लिबास होते हैं, जो ड्रेस होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते फायर को, यानी हीट को। हीट प्रूफ नहीं है, फायर प्रूफ नहीं है। किस तरह से ये लोग अपनी फ़राइज़ की सरअंजाम देते हैं, इन तमाम हालात में इन्हीं से जानते हैं और क्या मुश्किलात और मसाइल इनको पेश आते हैं वो भी इनसे जानते हैं। जी, बाकी गैस मास्क वगैरह भी हमारे पास नहीं होते। हम लोग ऐसे ही मतलब ये कि जाते हैं रुमाल वगैरह गीला करके ना बांध लेते हैं। वर्दियाँ वगैरह भी नहीं मिलती हैं, 2 साल 3 साल वही चलाते हैं। पॉलिश वगैरह डस्टर वगैरह भी मिलते। बाकी ये कि सैलरी वगैरह भी टाइम पे नहीं मिलती। 4 महीने से फायर रिक्स भी अभी तक नहीं मिला। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी फीस देनी होती है, रेंट है, किराए पे देना है, बिजली का बिल है। माशी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतनी महंगाई है, जो ये सारे प्रॉब्लम्स भाई ने बताए, आपको भी वही फेस करना पड़ता है। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि फायर ब्रिगेड यानी कि सेकंड आर्मी, दुनिया के अंदर फायर ब्रिगेड सेकंड आर्मी कहलाती है। पुलिस जो है थर्ड आर्मी। जंग के दौरान हो या मैदान में हो या आग लगे तो फायर ब्रिगेड के ये जवान जो हम आगे बढ़ के अपनी जानों का नज़ारा देकर हमने दिया है, शहादतें दी हैं, इस फायर ब्रिगेड में शहादतें दी हैं। उसके बाद हमें क्या मिला आप यकीन करें, ना तो हमारे पास फायर प्रूफ सूट है, ना हमें यूनिफॉर्म मिल रहा है, ना 4 महीने हो गए हमें हमारी जो एक अलाउंस है जो एक ओवर टाइम की सूरत में वो हमें नहीं मिल रहा है। सैलरी गवर्नमेंट मुलाजिम जिसकी कितने डेट पे आती है 5 से 6 तारीख, अब तक हमारी सैलरी नहीं आई। ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं, ये हर महीने ये सूरत हाल है। हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है हमारी, हम किस तरह अपना कर रहे हैं गुजारा ये अल्लाह जानता है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस, घर का राशन और दीगर मसले मसाइल ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिसर हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं। हमने आज तक कोई स्ट्राइक की। एक छोटी सी मिसाल है, अभी थोड़ा एक मिसाल हुआ था कि ये KMC में कुछ लोगों को निकाला गया था, एहतजाज हुआ, समझे। हमें आज 3.5 साल हो गए इसी कंडीशन में रहते हुए। हमारे अनाउंसेस रुक रहे हैं, हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, लेकिन हमने एक स्ट्राइक अगर कोई कहते हैं कि फायर ब्रिगेड ने किया हो या कुछ किया हो, हमें अलाउ ये कि आप खाली पट्टी बांध दें अपने हाथ में, खामोश है कि खाली पट्टी बांध दें। अगर फायर हो हमें उसमें जाना है और हम वो कर रहे हैं। 3.5 साल से हमारे साथ ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन हमारी कोई परेशानी नहीं। इससे पहले भी मीडिया आया, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया सेंटर फायर ब्रिगेड में, जो हमारे वहाँ पे अपने वहाँ जो घर है फ्लैट है, ख़वातीनों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपना घर दिखाया, उनकी देखियाँ खाली, उनके चूल्हे बंद, लेकिन उसके पर भी कोई हुकूमत ने या किसी KMC के अहदेदार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले भी इंटरव्यू हो चुके हैं, शायद आपने भी देखा, मुख्तलिफ चैनल आए। ख़वातीनों ने यहाँ तक कि अपने घर के जो छोटे बच्चों को निकाल के जो देखियाँ बर्तन लेके बचाया, तो जी हमारे पास खाने को नहीं है। बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो गई, बच्चों के स्कूल से निकल गए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया हमारी बात। आप बताइए तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह होती है।
जो कि 2 महीने से नहीं मिली, 4 महीने से अलाउंस जी हाँ, हमारे फायर रिस्क अलाउंस जो है हमारा जो बनता है तकरीबन 3-4 महीने से हमें नहीं मिला। हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों में से मतलब निकाल दिया गया है कि भाई रोज़ाना कि भाई आपकी फ़ीस नहीं आई, बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम अपने काम तो बिल्कुल सही तरीके से दे रहे हैं। कहीं फायर होती है, हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे हालात हैं जिसमें ज़ख्मी भी हो जाते हैं, आप लोग को अपना इलाज भी खुद कराना पड़ता है, सैलरियाँ नहीं मिल रही, अलाउंसेस नहीं मिल रहे, कभी जहन में आता है कि भाड़ में जाए नौकरी, कुछ और कर लेंगे? इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उम्र का एक हिस्सा हम इसमें गुजार चुके हैं। अब जाके ये हालात आए हैं, हमारी तनख्वाह ओवर टाइम का मसला। अब जाहिर है हम लोग किराए पे रहते हैं, जो लोग किराए पे रहते हैं वो मालिक मकान भी तंग करता है। और हमारे ये 16 फ्लैट हैं जो रेंजर्स रह रही है। पिछले 2003 में ये स्टेशन खुला है और जब से हमने रेंजर्स देखा है आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई इनसे फ्लैट खाली करवा। यानी जो फायर ब्रिगेड के अमले के लिए बनाए जो फ्लैट बनाए हैं वो रेंजर्स रह रही है। ये पीछे फ्लैट्स हैं, ये बिल्कुल पीछे फ्लैट हैं, 16 फ्लैट हैं। कम से कम 16 फायरमैन तो वहाँ जाके शिफ्ट हो सकता है, रह सकता है। अब जो किराए पे रह रहे हैं वो किराया कहाँ से देगा? जब आप सैलरी नहीं दे रहे, कम से कम ये जो हमारा हक है, हमारे फ्लैट हैं, यही हमें दिला दें। ना ये मिल रहे हैं, ना तनख्वाह, ना ओवर टाइम। बाकी तो आपने देख लिया क्या हाल है। अब तक हाफ अर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय इट्स वैलेंटाइन कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। जख्मी हो गए, आपको अस्पताल ले जाया गया, तो क्या हुकूमत ने, आपके इदारे ने कुछ सपोर्ट किया आपको? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं थी कुछ। कराची में सीआईडी पुलिस का औरंगी टाउन में मकान पर छापा, असलहा, डेटोनेटर्स, रॉकेट, बारूदी मवाद और जैकेट्स बरामद। तालिबान से मुज़ाकरात के बाइस कराची से कलदम तहरीक तालिबान के 35 कैदियों की कोयटा मुंतकली रोक दी गई। और लाहौर में एक और मुलाजमा की पुरस्रार मौत, मालकान का कहना है मुलाजमा ने खुदकुशी की, बेटी को कत्ल किया गया है, वालिदैन का इल्जाम। और हिम्मत के साथ काम करते हैं और इनका यही कहना है कि हम अपनी जान अगर कुर्बान भी कर दें, लोगों की जानें बचाते हैं, तो हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ एहसास ही कर ले। लेकिन हमारी हुकूमत में एहसास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ये देखिए, ये भी बुरी तरह से जल गए थे, ये इन्होंने बताया, इनके हाथ हैं, ये फेस देखिए। उसके बाद भी जब ये अपनी मदद आपके तहत या अपने जो साथी हैं जो इनके साथ काम करते हैं वो इनकी मदद करते हैं, वापस ये अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल होते हैं, तो यही इसी जगह पर आ जाते हैं, वही ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वही फायर टेंडर्स के साथ जाते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। ये आप देखिए अपने कैमरे पे, हम आपको दिखाते हैं ये जिन फ्लैट्स का जिक्र कर रहे थे, ये अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं, ये 16 अपार्टमेंट्स हैं जो कि फायर ब्रिगेड के अमले के लिए बनाए गए थे। लेकिन अभी हम आपको कैमरे पे भी दिखा सकते हैं कि रेंजर्स की वर्दियां पहने हुए लोग यहाँ पर हैं और रेंजर्स ही यहाँ पर मकीन हैं। जो लोग जो कि डिज़र्व करते हैं, जो काम करते हैं, दिन रात यहाँ पर अपना लगा देते हैं, ना ओवर टाइम तो दूर की बात, जिनको सैलरीज नहीं मिलती, 12 घंटे ड्यूटी, अपने घरों से दूर हैं, किस तरह से गुजारे कर रहे हैं, 4 महीने से अलाउंसेस नहीं मिले हुए, दूर दराज शहरों से यहाँ काम करने आए हैं और फिर भी ये सारी सहूलियत नहीं भी मिलती, तो उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमें लोगों की जानें बचानी है। हम सारी उम्र से यही काम करते हैं, यही करते रहेंगे और हमें कुछ नहीं करना। और अगर वो एहतजाज भी करते हैं तो बाजू पे काली पट्टी बांध के और फिर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहते हैं। तो उनका तो एहसास कर लें, अगर कोई एहतजाज करता है तो उसकी सुन ली जाती है, तो फिर अगर ये भी वही तरीक़ेकार अपनाएंगे तो शायद फिर इनकी सुन ली जाए। तो हुकूमत के अहदेदारों को भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोग जो अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहे हैं और आप सबकी जानों को महफूज बना रहे हैं, उनका एहसास करके उनको एटलीस्ट तनख्वाहें तो दी जाएं।
की टीम अलमरकज फायर स्टेशन पर मौजूद है। ये फायर स्टेशन हेडक्वार्टर है जहां पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं, स्नॉर्कल्स हैं, कुछ पानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं स्नॉर्कलिंग के लिए। उसके अलावा कुछ गाड़ियां ऐसी जिनको सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कहीं पर आग लगी हुई है तो वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। ड्रिल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये गाड़ियाँ काम करती हैं। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं इसको सेंटर फायर स्टेशन बोलते हैं, कोड वर्ड में अलमरकज़ कहलाता है ये, यानी कि कराची के अंदर 22 स्टेशन है जिनको मरकज़ के नाम से मुखातिब किया जाता है। और अलमरकज़ के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास 8 गाड़ियों का फ्लूट है जिसके अंदर 2 स्नॉर्कर हैं, 1 रेस्क्यू है और 3 फायर टेंडर हैं। और खुदा न खासा कोई भी ऐसे हादसे की सूरत में सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक आउट होती हैं। ये स्नॉर्कर गाड़ी है, ये फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज में इसका बहुत अहम किरदार है। कराची एक मेगा सिटी है और इतनी हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। किस तरह से काम करते हैं, आग के करीब जाते हैं, आग को बुझाते हैं, आग में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनकी ज़िंदगियां बचाते हैं। लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजर रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये रिहायशी आबादी बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद है, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं जो कि सरकारी तौर पर इनको दिए गए हैं, जिसके मुतालिक हमें पता चला है कि जब से ये मकानात बने हैं, ये अपार्टमेंट्स बने, तब से उनकी मेंटेनेंस का कभी कोई ख्याल नहीं रखा गया। घरों में जाते हैं, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां बचाने वाले अपनी ज़िंदगियां किस तरह से गुजारते हैं। जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए हैं तो बजाय इसके कि कोई खुशगवार एहसास होता, बहुत ही तकलीफदेह एहसास है। ये आप देखिए कि ये गटर है, गटर हम आपको अपने कैमरे पे दिखाते हैं जिसको बस अपनी मदद आपके तहत बंद किया गया। ये देखिए मासूम बच्ची नंगे पांव घूम रही है, ये कचरा दान है और इसके पांव से जितने जरासीम इसकी बॉडी में जा रहे होंगे इस मासूम को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। और आप ज़रा पीछे देखिए, पूरी गली में देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, कचरा भरा हुआ है, कचरेदान है बिल्कुल घर के दरवाजों के बराबर में और वहाँ से गंदगी, पानी, कचरा। खुदा ना खासा कोई मेहमान आता है, हमारे वैसे ही माशरे का अलमिया ये है कि अगर किसी बच्चे की शादी होने वाली होती है तो बहुत लोग जांच पड़ताल देखभाल करते हैं। तो इस एरिया में कौन आएगा, कौन ऐसे बच्चों को अपने घर पे लेकर जाएगा? ये जरा आप देखिए, ये देखिए आप कचरा, गंदगी, यहाँ से रिश्ता हुआ पानी, गंदगी। ये आप देखिए वो बच्ची मासूम अभी भी यही है, उसको एहसास नहीं है। ये जितना आगे तक जाते जाए यही हालत है। ये इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। ये एंट्रेंस है उस रिहायशी इलाके की, उन अपार्टमेंट्स की जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने वाले रहते हैं। और ये मेरे ख्याल है ये एक और गटर है जिसके ऊपर एक और स्लैब रख के उसको महफूज बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन रात के अंधेरे में अगर कोई यहाँ आता है, दिन में भी ऐसा अंधेरा है कि आप यहाँ आ नहीं सकते लाइट के बगैर, आता है इसके ऊपर से गुजरता है तो खुदा ना खासा किसी वक्त भी वो इस गटर के अंदर हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हम नज़ीर मोहम्मद शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हैं। एक ही घर के कमाने वाले थे, वो चले गए 2007 में। ये जो इनको अपार्टमेंट्स मिले हुए यहाँ पर इनकी फैमिली रिहाइश पजीर है। काफ़ी तादाद में लग रहे हैं मुझे फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जब हम अंदर आए थे बहुत सी ख़वातीन, बच्चे और बहुत लोग दिखाई दिए। इनसे जानते हैं, उनकी बेवा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल गुजर गए? 8वें साल शुरू हो रहे, 7 साल का। मेरा शोहर अच्छा आदमी था, मगर पता नहीं मेरे शोहर के साथ क्या हुआ क्या नहीं। मेरे घर का ये सजा बुझा ना, किसी को पता ही नहीं चला। मेरे घर पे किसी टाइम तो ऐसा होता है कि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं होता। मेरा एक बेटा कमाने वाला, मेरे घर पे बहुत मुश्किल है, परेशानी है। मेरा घर भी छोटा है, मेरे को प्लीज़ एक घर बड़ा दिला दो, मेरे बच्चे की तनख्वाह ज़रा ज़्यादा बढ़ा दो, मेरे घर की परेशानी दूर हो जाए। मैं बहुत दफ़ा तंग हुई दिया, इस दफ़ा खुदा की कसम कर कह दी मेरे पास 1 रुपया नहीं कि जो बच्चे को दे मैं बाहर से चीज़ लेके आए। मैं तो इतना तंग हुई, ना तनख्वाह ना और रहे में। एक बच्चा कमाने वाला, 10 आदमी खाने वाले को कहाँ गुजारा होगा? आप खुद सोचो।
मेरे शोहर के साथ मेरा शोहर दूसरे के साथ भला करता था। रात को 2 बजे उसके यहाँ सोया, हमारे को सुबह 3 बजे पता चला। हमारे घर पे से ऐसा जलजला आ रहा है। लोग तो बातें करने वाले बहुत करते हैं ना, हमारे दिल से कोई कुछ है, हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। हले जी किसी के घर पे नहीं लाया। मेरा बेटा ये 16-17 साल का, 18 साल 19 साल का है। देखो किसी का कदम नहीं बढ़ता, हर वक्त परेशान रहता है। मेरा अबू इस्लामाबाद गए तो मेरा अबू आ जाएगा, फिर मैं इसको दिलासा दे भेज दी। तो मैंने बोली नहीं बेटा, सब अल्लाह की मर्जी, हम लोग क्या कर सकते हैं। काम करते हुए शहीद हो गए? जी काम करते लगे। घंटी बजी रात को 1 बजे, घर पे बैठे था, घंटी हुई, नीचे गया, वापसी को दरवाजे कुंडी लगा के गया, वापसी फिर मुड़ के आए नहीं। मेरे घर के इस वक्त बहुत ही हालात खराब है। मेरे दिल की फरियाद सुने ना, मेरे दिल से फरियाद निकल दी। मैं बोली मेरा घर का कैसा चले, गुजारा होगा। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे। और घर में कितने लोग रहते हैं? 5 ही हैं। 5। काफी लोग नजर आ रहे हैं। ये मेरी बेटी एक शादीशुदा आई थी, एक मेरी बहन, 2 बहन आई थी। घर पे मेहमान आए थे, वही मैं अभी बेटे को बोली इसी में घर पे बहन आई थी, मैं कुछ लेके आ जाओ। मैं नाल छोटी बच्ची भी है, बोला अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर मैं छुप होकर बैठ गई अल्लाह के आसरे पे। इनका ये कहना है कि इस वक्त इनके घर में 1 रुपया भी नहीं है खाने को, और मेहमान इनके घर में मौजूद हैं। बेटी आई है, मेहमान आते हैं तो कितने लोग खुशियाँ मनाते हैं, और किस तरह बेटी आए तो किस तरह से चाव पूरे करते हैं, और इनके घर में 1 रुपया नहीं है। ये आपका बेटा है? जी बेटा। बेटा क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 8 में। अब्बू के बारे में कुछ याद है? कुछ भी नहीं याद। कुछ भी नहीं याद? कितने छोटे थे जब अब्बू की डेथ हुई? मैं इतना ही था। इतना ही थे? ये कितने साल का आपका बेटा? ये 20 साल का। जब इसके अब्बू का इंतकाल हो गया था ना, ये 15 साल का था, अभी 20 साल का। तो हर वक्त अपने अब्बू को याद करते, बड़ा अल्लाह इतनी नहीं परवाह करता जो बात है, तो छोटा अल्लाह हर वेले अपने अब्बू को याद करता है। लेकिन ये 20 साल का लग तो नहीं रहा, ये तो छोटा। वही इसमें भी परेशान हो रही हूँ ना, कुछ 4 पैसे में किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाऊं, किसी के इसका बस लाख को जो है, और खोल के खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, इसको दिखाए कहाँ पे। अच्छा बेटा, आप सबसे बड़े हो बहन भाइयों में? जी नहीं, मेरे से एक बहन बड़ी है। अच्छा। उसके बाद में भाइयों में बड़ा मैं। सबसे बड़े आप, यानी घर के लिए कमाई करने वाले आप ही हो? जी जी मैं। तो क्या करते हो? बस ये अभी फायर ब्रिगेड का ही आशा है। जब वालिद साहब भी हमारे थे तो उस टाइम पे इतनी परेशानियाँ नहीं थी, अब तो इतनी परेशानियाँ हैं कि ना तनख्वाह का पता होता है, ना ओवर टाइम का पता होता है, पूरा महीना गुजर जाता है, ना तनख्वाहों का पता होता है। ये ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि पैसे बजट में नहीं है, पैसे आते हैं बोला ठेकेदारों को दे दिए, ये कर दिया है, वो कर दिया है, अभी आएंगे, अभी पैसे आएंगे, फिर कुछ करेंगे, ये वो। ये हमारे जो आला अफसरान है कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बस बोलते हैं कि अभी हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, फलानी तारीख को हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं करते। परेशानियों पे परेशानियां है। वो शख्स जिसने रात के 1 बजे जब यहाँ पे घंटी बजी, जो इनका एक अमूमी तौर पर तरीक़ाकार है, उसके बाद वो घर से बाहर गए, लौट कर वापस नहीं आए, और घर पे आई तो सिर्फ परेशानियां, फाके और भूख। जो अरबाब इख्तियार इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो अपनी ड्यूटी पर अपनी जान को कभी तरजीह नहीं देते, अपनी जानें कुर्बान भी कर देते हैं, उनके पीछे, उनके जाने के बाद उनके घर के अफराद, उनका तो ख्याल रख लें। जाने वाले तो चले गए, वो तो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं, जिन्हें ज़िंदगी की जंग लड़नी है, उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी माली इमदाद तो फराहम करें। आज के प्रोग्राम में आप
आपने देखा कि फायर फाइटर्स किस तरह से बहुत ही कम सैलरीज के एवज अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहे हैं, और सैलरी भी वो जो कई महीनों नहीं आती। ओवर टाइम जिसका वादा किया जाता है, जिस पर ये लोग 24 घंटे काम करते हैं, उसका भी कुछ अता पता नहीं होता। उसके बावजूद ये लोग सिर्फ अपने हौसले और जज्बे के तहत काम करते हैं कि एक इंसान की जान को बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। लेकिन अरबाब इख्तियार, जिनको बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, दफातर मिलते हैं, जिनको जाकर फील्ड पर काम भी नहीं करना पड़ता, आग की हिद्दत को महसूस भी नहीं कर सकते, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो इतना नहीं कर सकते कि ये जांबाज जो अपनी जान को हथेली पर लेकर अपना काम कर रहे हैं, उनको उनकी तनख्वाह तो दिलाई जा सके, उनका हक तो दिलाया जा सके। और ये रिहायशी कॉलोनी आपने देखी जिसमें 100 के करीब फ्लैट्स हैं, उनकी हालत आपने देखी। ना सीवरेज का सिस्टम है, ना पानी है, ना गैस है। इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेंटेनेंस की कटौती होती है इनके तनख्वाहों से, लेकिन किसी किस्म का काम नहीं किया जाता, और जो कुछ भी किया जाता है अपनी मदद आपके तहत किया जाता है। ऐसे बहुत से ख़ानदान यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमसे बात करने पर आमादा नहीं थे, क्योंकि वो इतने बददिल हो चुके हैं हालात की वजह से कि वो कहते हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारा कहना सूदमंद साबित नहीं होगा और बेफायदा चला जाएगा, बेसूद चला जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि इन लोगों को बददिल होने से बचाएं। इनके हौसले और अज़्म जो अभी जवान हैं, उनको मरने ना दिया जाए। कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि ये लोग एहतजाज कर रहे हों और पूरा शहर जल रहा हो। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। इसी बात के साथ अपनी मेज़बान और कहो अब तक की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।